नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी आज प्रस्तावना में इंगित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या आशय है, क्या मतलब है। फिर न्याय की बात की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर समानता की बात, और फिर व्यक्ति की गरिमा, और उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला पॉइंट जैसे उसमें है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस संविधान को हम अपनाते हैं, इसको विधिक स्वरूप प्रदान करते हैं अधिनियमित का, और आत्मार्पित करते हैं कि इसे हम स्वीकार करते हैं, इसकी पालना करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का मतलब कि भारतीय जनता ने इस संविधान को बनाया है और भारतीय जनता ने इस प्रस्तावना को में जो है ये हम भारत के लोग भारतीय संविधान को विधिक स्वरूप प्रदान किया है और इसको भारतीय जनता ही लागू करेगी। जैसा कि लोकतंत्र में सामान्य सी धारणा है और अब्राहम लिंकन जी का स्टेटमेंट भी है कि भारत में जनता ही लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा अपनाया जाता है। मतलब जनता ही लोकतंत्र में संप्रभु होती है और सर्व प्रमुख होती है। उसी प्रकार से हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करने का आशय ये है कि हम लोग इस संविधान को न केवल इसका निर्माण कर रहे हैं, बल्कि निर्माण करने के साथ साथ इसको विधिक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं और भविष्य में इसे हम सभी लोग लागू करेंगे। मतलब भारतीय जनता ही संविधान की निर्माता है, भारतीय जनता ही संविधान को विधिक स्वरूप प्रदान कर रही है और भारतीय जनता ही उस संविधान को आत्मार्पित करती है, आत्मसात करती है और उसको अपनाती और लागू करती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का जहां तक आशय है कि जो सर्वोच्च पद होगा भारत का, उस पर जो भी व्यक्ति पदासीन होगा वह निर्वाचित होगा और भारत का ही नागरिक होगा। वो वंशानुगत पद नहीं होगा, यानी राजा और रानी उस पद पर आसीन नहीं होंगे। उस पद पर भारत का कोई भी नागरिक जो उस पद के संबंध में योग्यता निर्धारित की गई है उसको पूरा करता है, वही उस पद पर आसीन हो सकेगा। और लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक का मतलब कि जो भी व्यक्ति आसीन होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और भारत में जो सर्वोच्च पद जो है भारत का राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा चुना जाता है। कहने का आशय भारतीय जनता जो प्रतिनिधि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में भेजती है, उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है न्याय। न्याय का मतलब यह है कि जो भी कार्य किया जाएगा वो भेदभाव रहित होगा। भारतीय जनता के समक्ष सबको न्याय मिले। भारतीय जनता में भारतीय जनता को पूर्णतः न्याय भारत सरकार के द्वारा, जो शासन व्यवस्था में जो भी लोग रहेंगे उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर न्याय के रूप में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय का आशय यह है कि समाज में
सभी व्यक्ति न्याय संगत विधिक प्रक्रिया का पालन करेंगे और सभी को अवसर भी न्याय संगत ही दिया जाएगा। सामाजिक न्याय में किसी के साथ जन्म स्थान, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी। कोई व्यक्ति ऊंचा या कोई व्यक्ति नीचा नहीं होगा। संविधान की नज़र में, इस देश के शासन की नज़र में हर व्यक्ति समान है और वह भारत का नागरिक है। दूसरा, आर्थिक न्याय की बात है। आर्थिक न्याय में जो भी संसाधन है उनका इस प्रकार से वितरण किया जाएगा कि समाज के सभी वर्ग, सभी समुदाय अच्छी तरीके से लाभान्वित हो सके। उसका वितरण इस प्रकार से नहीं होगा कि किसी को कम, किसी को ज़्यादा, ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का आशय यह है कि सबको, सभी लोगों का मत समान होगा। कहने का आशय, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो लोग 18 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, उनके मत का जो मूल्य है वो एक समान है। सभी को राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता करने का समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त होगा। ये राजनीतिक न्याय का मामला है। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का आशय, जैसा कहा गया है प्रस्तावना में, विश्वास, धर्म, उपासना इत्यादि की स्वतंत्रता रहेगी। यानी व्यक्ति को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उस अधिकारों को लागू करने के लिए वह पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन उसका अनुचित जो अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, उसका अनुचित दुरुपयोग ना करे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। अपना विचार कहीं रह सकता है, लेकिन विचार रखने का मतलब ये नहीं कि जो है वो समाज में ऐसे विचार रखे जिससे समाज दूषित हो। जो है अपनी बातों को रखना, और धर्म जो भी इच्छा हो, जिस धर्म की इच्छा हो अपना वो अपनाए, उसकी जो है उसमें आस्था रखे। उपासना, जैसी इच्छा हो अपनी जो है पूजा पाठ करने की प्रक्रिया को अपना सकता है। इन सब की स्वतंत्रता जो है रहेगी। जो है उस पर किसी प्रकार का शासन सत्ता का या लोगों की बंदिश नहीं रहेगी। वह एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का, अधिकार और दायित्व का जो है उचित प्रयोग कर सकेगा। उसके बाद आता है समानता। समानता का आशय यह है कि सब व्यक्ति समान है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत का नागरिक भारतीय संविधान की दृष्टि से पूर्ण रूप से वो समान है। वो जो भी उनको अधिकार हैं, जो भी अवसर प्राप्त होते हैं, वो अपने अधिकारों को लागू कर सकते हैं, अपना सकते हैं, अपना अवसर में सहभागिता कर सकते हैं। अवसर के लिए जो है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो है वो समानता के रूप में अपना कार्य, सब कोई समान होकर के जो है समान अवसर, जैसे कोई कंपटीशन है, लोग भाग ले रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया है और लोग अपना भाग ले रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, योग्यता जो रखते हैं, योग्यता के आधार पर अपना एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, उनको एक्सेप्टेंस मिल रही है। ऐसी विचारधारा, ऐसी धारणा संविधान की रही है। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा। यदि व्यक्ति को जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य का नागरिक होगा, जिसको न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता, समानता मिलेगी, तो निश्चित तौर से व्यक्ति का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वह अपना जीवन उचित तरीके से व्यतीत कर सकेगा, अच्छी तरीके से अपनी जो है अपना जीवन जो है वो जी सकेगा। लास्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता, भाई राष्ट्र, हमारा जो देश है ये बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा से संबंधित लोग हैं। ऐसे में राष्ट्र में एका होना,
राष्ट्र को एक साथ खड़ा रहना, राष्ट्र के लोगों को एक साथ एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर आप एक हैं, अखंड हैं, तभी आप मजबूत हैं। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। यह एक देश के नाते भी और एक राष्ट्र के नाते भी हमारी एकता और अखंडता बनी रहे। और जब एकता और अखंडता बनी रहेगी, उसी में व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहेगी, उसी में समानता भी रहेगी, उसी में स्वतंत्रता भी रहेगी, उसी में न्याय भी रहेगा। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, राष्ट्र की एकता खंडित हो जाएगी, तो निश्चित तौर से जो अन्य चीजें संविधान के द्वारा जो अधिकार और दायित्व एक व्यक्ति को अपने विकास के लिए दिए गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए एकता और अखंडता राष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। ठीक है।